हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था। लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था पल्लव वंश। पल्लव वंश के बाद हमने चोल वंश भी कवर कर लिया था। और चोल वंश के बाद अब हमें देखना है कौन सा वंश, चालुक्य वंश। कहाँ के चालुक्य? कल्याणी के चालुक्य। तो एक बार मैप के अनुसार देखें कि हम कौन सी चीज को कवर करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की? इस क्षेत्र में जहां पे कौन रहा करते थे? चेर रहा करते थे। इस क्षेत्र में जहां पे कौन रहा करते थे? चोल वंश रहा करता था। और ये वाला क्षेत्र यहाँ पे कौन रहा करता था? पांड्य वंश रहा करते थे। ये तीनों चीज हमने कवर कर ली। और बाद में इसी समय पे यहाँ पे कौन आया था? पल्लव वंश आए थे। और इस पल्लव वंश को हराने के बाद दोबारा से इस वंश में कौन आ गया था? चोल वंश आ गया था। पल्लव वंश के बाद दोबारा से कौन आ गए थे? चोल डायनेस्टी आई थी। उसी तरीके से इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर चल रहा था तो कौन सा वंश चल रहा था? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद कौन आया था? वकाटक वंश आया था। वकाटक वंश। और वकाटक वंश के बाद कौन आया था? चालुक्य वंश आया था। ये चालुक्य की अगर बात करें तो चालुक्य कहाँ के चालुक्य थे? वातापी या बादामी के चालुक्य थे। और इन्हीं के समय में एक और ब्रांच शुरू हो गई थी, वेंगी के चालुक्य। ठीक है, इन्हीं के समय में विष्णुवर्धन द्वारा एक और ब्रांच शुरू हो गई थी, जिसको क्या बोला जाता है? वेंगी के चालुक्य बोला जाता है। फिर इसके बाद इनको हरा के, मतलब वातापी के चालुक्य को हरा के यहाँ कौन आया था? राष्ट्रकूट आए थे। यहाँ पे हरा के इनको कौन आ गया था? राष्ट्रकूट आ गए थे। और राष्ट्रकूट के बाद दोबारा से यहाँ पे कौन आए थे? चालुक्य आए थे। राष्ट्रकूट को हराने के बाद यहाँ पे दोबारा से कौन आते हैं? चालुक्य आते हैं। लेकिन ये चालुक्य कहाँ के चालुक्य कहलाते हैं? कल्याणी के चालुक्य। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो अब अपनी कहानी शुरू होगी यहीं से। चालुक्य किसको हरा के आए हैं? राष्ट्रकूट। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। ठीक है ना, जिसे याद है, बहुत बढ़िया। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। अपन ने जितने वंश रखे इनकी हर किसी की एक राजधानी देखे थे। सातवाहन की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। ठीक है। वकाटक की राजधानी बरार। चालुक्य की राजधानी वातापी। एक और जो चालुक्य आए थे उनकी राजधानी वेंगी। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत, है ना। और नेक्स्ट चालुक्य जो आए उनकी राजधानी क्या हुई है? कल्याणी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि बेसिकली 4 राजाओं के नाम याद रखने। राजा तो बहुत सारे हैं, 16-17 करीब 1200 तक के ये चला है। और 1279 तक इन्हीं के साथ चोल वंश चलते रहा है, उत्तरवर्ती चोल वंश। लेकिन आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 राजाओं के नाम याद रखने, जो चीज हम अभी देखेंगे। तो कौन से चालुक्य के बारे में पढ़ रहे हैं हम? कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ रहे हैं। कल्याणी के चालुक्य, चालुक्याज ऑफ कल्याणी। ठीक है, चल। तो इसके संस्थापक कौन थे? तैलप। ठीक है ना, याद है ना नाम? तैलप द्वितीय। ठीक है, तैलप द्वितीय कौन थे? तैलप द्वितीय वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। किसको हरा के स्वतंत्र घोषित किया था? कर्क को। कर्क द्वितीय को ही किल्ड। इसने किसकी हत्या कर दी थी? किल्ड। ये कर्क कौन से वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का था। राष्ट्रकूट वंश के राजा कर्क, कर्क द्वितीय की हत्या करके किसने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की है? तैलप द्वितीय ने की है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट राजा कौन आ जाता है आपका? तैलप द्वितीय। और उसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा आ जाता है कि ही किल्ड कर्क। किसने कर्क की हत्या करके किसके? चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी। अब बात करें इसके बाद महत्वपूर्ण राजा कौन था, तो इसके बाद महत्वपूर्ण जो राजा आता है उसका नाम था सोमेश्वर। ठीक है, बेसिकली 4 राजाओं के नाम याद रखने। ये सोमेश्वर प्रथम की बात हो रही है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट राजा कौन आ रहा है आपका? सोमेश्वर। सोमेश्वर, सोमेश्वर प्रथम। तो अगला महत्वपूर्ण राजा आता है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम ने बहुत सारे युद्ध जीते। ठीक है ना, इसने बहुत सारे अपने समय में युद्ध जीते हैं। शुरुआत में इसने पल्लवों को भी हराया। ठीक है, इसने उत्तर भारत में भी बहुत सारी विजय की हैं। उत्तर भारत में भी इसने कलचुरी वंश में भी विजय की। कलचुरी वंश में भी विजय की। लेकिन ये केवल एक शासकों से हारा। किससे हारा है? चोल शासक से। किससे हारा है? चोल राजाओं से। सबके साथ कौन जीता है? सब लोग हार गए हैं, है ना, इसके साथ युद्ध करने में। लेकिन कौन जीता है केवल और केवल?
चोल शासक जीते हैं, और एक बार नहीं करीब 6 बार हराए हैं चोल शासक ने। उसमें भी नाम कौन सा आता है? राज राजा। कौन सा नाम आता है? राज राजा। याद आ रहा है? चोल वंश का राजा राज राजा, याद आ रहा है ना? क्लियर है? इतने बार हराया सोमेश्वर प्रथम को कि सोमेश्वर प्रथम बहुत ही मतलब उनको बहुत ही शर्मिंदगी हुई, और सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया? तुंगभद्रा नदी, कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी पर जाके सुसाइड कर लिया, जल समाधि ले ली। तुंगभद्रा नदी पे जाके क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। हमने ये वाली कहानी किसमें देखे थे? हमने ये वाली कहानी चोल वंश में भी देखे थे, ठीक है ना? कि इतना परेशान किया इस राजा ने सोमेश्वर को कि सोमेश्वर ने क्या कर लिया था? अपना सुसाइड कर लिया था, आत्मसमर्पण तो छोड़ो, मतलब आत्मदाह कर लिया था। कहाँ? तुंगभद्रा नदी में जाके जल समाधि ले ली गई थी। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे राजा आते हैं, है ना? इसके बाद अगर देखा जाए सोमेश्वर प्रथम के बाद कौन सा राजा याद रखोगे, है ना? तो याद तो हमें रखना है विक्रमादित्य 6। कौन सा राजा याद रखना है? विक्रमादित्य 6। लेकिन विक्रमादित्य 6 को जानने के लिए आपको सोमेश्वर द्वितीय की कहानी जाननी होगी। सोमेश्वर द्वितीय, यहां से थोड़ी सी स्टोरी चलेगी, आप लोगों को स्टोरी लिंक करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो, हमने देख रहे हैं किसके बारे में? सोमेश्वर द्वितीय के बारे में। इसका पुत्र नहीं है, बहुत समय बाद कोई राजा आया है। कौन है? सोमेश्वर द्वितीय। इसका एक भाई हुआ करता था, इसका ब्रदर हुआ करता था। ब्रदर कौन हुआ करता था? विक्रमादित्य 6। कौन हुआ करता था? विक्रमादित्य विक्रमादित्य 6 इसका क्या हुआ करता था? भाई हुआ करता था। तो एक्चुअल में सोमेश्वर द्वितीय तक चोल वंश के साथ बहुत युद्ध चल रहे थे। किनके? कल्याणी के, चालुक्य के, क्योंकि यही समकालीन थे। इधर इन लोगों ने किसको हटा के आए थे? राष्ट्रकूट को हटा के आए थे। वहां पल्लवों को हटा के कौन आ गया था? चोल वंश आ गए थे, ठीक है ना? चलो, तो बाकी सबको तो इन लोग हरा ही दिए थे, शुरुआत के पल्लवों को भी हरा दिए थे, लेकिन हरा किसको नहीं पा रहे थे? चोल वंश को नहीं हरा पा रहे थे। सोमेश्वर द्वितीय तक भी चोल वंश का बहुत दिक्कत चल रही थी, है ना? तो सोमेश्वर द्वितीय के समय में क्या हुआ है? इसके भाई विक्रमादित्य का विवाह करवा दिया गया है। किसके साथ? चोल वंश की राजकुमारी के साथ। तो आप लोग चोल वंश में एक कहानी पढ़े थे, याद आ रहा है क्या? कि चोल वंश का जो साम्राज्य चल रहा था वो बीच में कुलोतुंग के पास चला गया था। और ये कुलोतुंग क्या था? कौन था? कुलोतुंग की माता चोल वंश की थी, लेकिन पिता कहाँ के थे? कल्याणी के, चालुक्य के थे। याद आ रहा है? हमने देखे हैं। तो ये विक्रमादित्य वही है, और इन्हीं का विवाह हुआ है किसके साथ? चोल वंश की राजकुमारी के साथ। और उन्हीं का बेटा हुआ था कुलोतुंग, जहां से अलग वंश चलने लगा था चोल वंश में। हमने कहानी में देखा था। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब भाई की शादी हुई है, सोमेश्वर द्वितीय के भाई का विवाह हो गया किसके साथ? विक्रमादित्य 6 के साथ, चोल वंश वालों की राजकुमारी के साथ। तो अब चोल वंश वाले लोग क्या ट्राई कर रहे थे कि सोमेश्वर द्वितीय को हटाया जाए और राजा कौन बने? विक्रमादित्य 6। उनका दामाद है भाई, तो वो चाहेंगे उनका दामाद राजा बने, उनकी बेटी जो है वो महारानी बने, ठीक है ना? तो इसीलिए सोमेश्वर द्वितीय के समय में बहुत ज्यादा आक्रमण हुए, और फाइनली सोमेश्वर द्वितीय को हटा के राजा किसको बना दिया गया? विक्रमादित्य 6 को बना दिया गया। अब इसके समय में ऊपर वाले तो वैसे ही हार चुके थे चोल वंश के साथ, तो ये तो रिश्तेदार हो गया। तो चोल वंश वाले आक्रमण करेंगे क्या? नहीं करेंगे। चोल वंश वालों के समय में इसका आक्रमण बंद हो गया। बेसिकली कोई युद्ध नहीं हुआ है। इसीलिए इस समय कला एवं संस्कृति का बहुत विकास हुआ। देखो, जब राजा महाराजाओं को लड़ने झगड़ने से फुर्सत मिलती थी तो फिर किस में चले जाते थे? कला एवं संस्कृति में चले जाते थे, ठीक है? इसके दरबार में 2 कवि रहा करते थे। एक का नाम था विल्हन। क्या नाम था? विल्हन। ये सब अभी चीजें हम आगे देखेंगे। अभी एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि आप लोगों को कितने राजाओं के नाम याद रखने, ठीक है? एक का नाम था विल्हन, ठीक है ना? तो विल्हन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विल्हन ने किताब लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? विक्रमादित्य के बारे में। तो विक्रम चरित्रांक। कौन सी किताब लिखी है? विक्रम चरित्रांक, ठीक है? अलग अलग नाम से जान लिया जाता है इसको, विक्रम चरित्रांक, ठीक है? इसीलिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विक्रमादित्य 6 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कितने राजा इंपॉर्टेंट हो गए? सबसे पहला इनका संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय, ठीक है ना? एक और महान राजा कौन आया था? सोमेश्वर वंश। ये तुंगभद्रा वाले हादसे के कारण इसको पढ़ना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा विक्रमादित्य 6। सोमेश्वर द्वितीय तो हमने कहानी के कारण देखे, ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट राजा कौन आता है? विक्रमादित्य 6। और इसके बाद इस वंश का अंतिम राजा, इस वंश का लास्ट राजा डायरेक्ट याद रखोगे, सोमेश्वर द्वितीय। इस वंश का आखिरी राजा कौन था? सोमेश्वर द्वितीय। सोमेश्वर प्रथम ऊपर था, और इस वंश का आखिरी राजा कौन हुआ है? सोमेश्वर द्वितीय। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट राजाओं में इतने राजाओं का नाम आता है।
सोमेश्वर तृतीय, ठीक है ना। इस वंश का अंतिम राजा कौन आ जाता है? सोमेश्वर तृतीय, ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली वो इंपॉर्टेंट राजाएं हैं जिनको बारे में आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, डिटेल में देखना है। बाकी एक दो और राजा हुए हैं, किसी ने कोई मंदिर का निर्माण करवा दिया, जैसे इस समय भी एलोरा में मंदिर बन रहे थे, इसीलिए एलोरा के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? मंदिरों का राजा बोला जाता है। वहां बहुत प्रसिद्ध तो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, तो बेसिकली कितने राजाओं के बारे में देखना है। संस्थापक कौन था? तैलप। संस्थापक कौन था? तैलप। तैलप के बाद कौन? सोमेश्वर। बीच में और राजा आए हैं, इनका सीक्वेंस हमें ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है ना। तैलप के बाद कौन था? सोमेश्वर, ठीक है। सोमेश्वर के बाद कौन? विक्रमादित्य। सोमेश्वर द्वितीय को छोड़ के क्या याद रखोगे? विक्रमादित्य 6, ठीक है ना। विक्रमादित्य 6, और अंतिम राजा का नाम भी क्या है? सोमेश्वर थर्ड, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम शुरू करेंगे हमारे कल्याणी के चालुक्य। तो एक ओवरव्यू बता दिया हूं मैंने आप लोगों को कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट राजा हैं और किस किस के समय में क्या क्या चीजें हुई है। कल्याणी के चालुक्य वंश का जन्मदाता किसको माना जाता है? तैलप द्वितीय को माना जाता है। मतलब इस वंश का संस्थापक कौन है? तो तैलप द्वितीय का नाम आप लोग याद रखोगे। इस वंश का संस्थापक है तैलप द्वितीय। अब जब तैलप द्वितीय के समय में जब इसको मिला होगा क्षेत्र, तो राष्ट्रकूट वाला क्षेत्र मिला होगा, है ना। तो इसके समय में राजधानी मान्यखेती थी, बाद में बदल के क्या कर दी गई है? कल्याणी कर दी गई है। तब से ये कौन सा वंश जाने लगा है? कल्याणी के चालुक्य जाने लगा है, ठीक है। तैलप द्वितीय का परमार शासक मुंज से लंबा संघर्ष हुआ, इसका उल्लेख साहित्य तथा लेखों में मिलता है। मतलब बहुत सारे उल्लेख यहाँ पे मैंने बताया कि भाई बहुत सारे कवि मिले हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी अपनी किताबों में, अब जैसे मान लो विक्रमादित्य 6 के समय में कोई कवि था, तो उसने विक्रमादित्य के बारे में नहीं लिखा, उनके पूर्वजों के बारे में लिख दिया, इस तरीके की चीजें। तो बहुत सारी किताबें मिलती हैं। मेरुतंग, इसका नाम याद रखोगे, किसका? मेरुतंग। मेरुतंग की जो किताब है उसका नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि। इंपॉर्टेंट है, किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दक्षिण भारत से, तो याद रखना। व्यक्ति कौन है? मेरुतंग। और इसकी किताब कौन सी? प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तैलप द्वितीय ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार क्या हुए हैं? पराजित हुए हैं, ठीक है। चलो, तो ये मुंज कौन है? मुंज एक तरीके की समझ लो बर्बर जनजाति हुआ करती थी, अलग तरीके का वंश हुआ करता था, जिसके बारे में हमें जानना नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट? भाई एक किताब है जो इनके बारे में साक्ष्य देती है। किताब का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि, और लिखी गई है किसके द्वारा? मेरुतुंग के द्वारा, ठीक है ना। मेरुतंग के द्वारा ये किताब लिखी गई है। किताब का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है किसके बारे में? तैलप के बारे में। तैलप के बारे में हमें इतना ही जानना है और कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद कौन सा? देखो, सोमेश्वर प्रथम। इसके बाद कौन सा राजा आता है? सोमेश्वर प्रथम। डायरेक्ट आ जाओ किसके बारे में? सोमेश्वर प्रथम के बारे में। 1043, देखो समय कौन सा आ चुका है? 1043। इसी दौरान वहां पे कौन है? चोल शासक है, शासक बना। उसने अपनी राजधानी किसे? मान्यखेत से क्या बना ली है? कल्याणी में स्थानांतरित कर दी। तैलप ने क्यों नहीं की? क्योंकि तैलप तो उन्हीं से जीता है, राष्ट्रकूट से जीता है, तो तैलप के समय में मान्यखेत ही राजधानी थी। लेकिन जस्ट नेक्स्ट में सोमेश्वर ने क्या कर दिया? अपनी राजधानी किसको बना ली है? कल्याणी को बना लिया, और यहीं से माना जाता है कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। चोल नरेश राजा ने सोमेश्वर प्रथम को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया, है ना। और परास्त करने के बाद उपाधि कौन सी ली थी राजा ने? विजयेंद्र की उपाधि। कौन सी उपाधि? विजयेंद्र की उपाधि ली थी। ये उपाधि ध्यान में रखना, राजा ने एक उपाधि ली थी विजयेंद्र की। कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। चलो, सोमेश्वर प्रथम ने परमारों की राजधानी धारा नगरी के ऊपर आक्रमण किया। देखो, परमारों से जीत हासिल की है। वहां के शासक राजा भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, है ना। परमार के शासक राजा भोज के बारे में अगर पता हो तो भोपाल शहर का निर्माण किसने किया है? राजा भोज ने किया है, ठीक है। उनको आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया। अन्य लेखों से पता चलता है कि चालुक्य ने धारा नगरी को जला दिया तथा मांडव पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो देख पा रहे हो, सोमेश्वर प्रथम शक्तिशाली राजा तो था, सबसे जीता, लेकिन किससे हारा है? केवल चोल वंश से हारा है। किससे हारा है? चोल वंश से हारा है। और यही हार इसको इतनी शर्मनाक लगी है कि इसने किस नदी में? तुंगभद्रा, ये इंपॉर्टेंट है, नदी का नाम याद रखना। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसने तुंगभद्रा में जाके क्या कर लिया है? सुसाइड कर लिया, ठीक है। सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडल संगमम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह से पराजित हुआ। युद्ध का नाम अगर याद रख सको तो, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोप्पम तथा
कुंडल संगमम के युद्ध में किससे पराजित हुआ है? चोल से पराजित हुआ है। चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा, कौन सी नदी में? तुंगभद्रा में डूबकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बेसिकली हमने किसके बारे में देखे? हमने सबसे पहले देखे तैलब के बारे में। अच्छा, तैलब के बारे में साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो किसी एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? मेरुतंग। ठीक है, मेरुतंग ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि। ठीक है ना। चलो, इसके बाद हमने किसके बारे में देखा? सोमेश्वर प्रथम के बारे में। कौन है? तो भाई कोप्पम और कुंडल संगमम के युद्ध में किससे हारा है? चोल वंश से हारा है। मैंने बताया एक बार नहीं 6 बार हारा है ये युद्ध। ठीक है, इतना शर्मनाक हुआ इसको कि मैं सबसे जीत रहा हूं, सिर्फ चोल वंश से हारा हूं। तो शर्म के कारण इसने क्या किया? तुंगभद्रा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है ये। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। ठीक है, तो इसने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी में जाके क्या कर दिया है? आत्महत्या कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट राजा किसके बारे में देखे हमने? विक्रमादित्य सिक्स्थ। विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में देखे। सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था, है ना, और सोमेश्वर द्वितीय का भाई भी माना जा सकता है। 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। इसने भी अपना एक कैलेंडर चलाया है जिसको क्या बोला जाता है? चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चालुक्य विक्रम संवत, क्योंकि उसके पहले के जो संवत आए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विक्रम संवत, शक संवत। ठीक है, ये जो संवत आए थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके द्वारा चलाया गया ये एरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी याद रखोगे आप लोग कि किसने चालू किया था? विक्रमादित्य सिक्स्थ ने भी चालुक्य विक्रम संवत शुरू किया था। विक्रमादित्य सिक्स्थ के राज्यारोहण के बाद चोल चालुक्य संघर्ष कुछ काल तक रुका रहा। क्यों रुका रहा? क्योंकि इसका विवाह किसके साथ हो गया था? चोल वंश के साथ हो गया था। ठीक है ना, उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा, इसीलिए इसके शासनकाल में कुछ समय तक, मतलब 1 2 4 पीढ़ी तक, क्योंकि जब तक रिलेशन रहा तब तक, फिर उसके बाद तो क्या ये बढ़ जाते हैं, है ना, इसी कारण कुछ समय तक इसके शासनकाल में क्या रहा? कोई भी युद्ध नहीं हुआ, इसीलिए बहुत लंबे समय तक रहा है विक्रमादित्य सिक्स्थ। करीब 50 सालों तक रूल किया है किसने? विक्रमादित्य सिक्स्थ ने। ठीक है, एक कुशल योद्धा तथा साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ विक्रमादित्य सिक्स्थ साहित्य एवं कला का महान उन्नायक था। ठीक है, मतलब साहित्य एवं कला इसके समय में बहुत ज्यादा पुरजोर में थी। हमने देखे इसके दरबारी कवि का नाम क्या था? इसके दरबारी कवि का नाम था विल्हड। क्या नाम था? ठीक है, उसने विक्रमपुर नामक एक नया नगर बसाया। ये भी याद रखना कि विक्रमपुर नामक नगर किसने बसाया है? विक्रमादित्य सिक्स्थ ने। तथा भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर एवं विशाल झील का भी निर्माण करवाया था। एक मंदिर का भी निर्माण करवाया है, एक बहुत बड़ी झील का भी निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? विक्रमादित्य सिक्स्थ के द्वारा, क्योंकि इसको टाइम मिल रहा था, युद्ध वगैरह में इसका ध्यान नहीं था, इसलिए इसको क्या मिला है? बहुत टाइम मिला आराम से किसी भी तरीके का कार्य करने के लिए। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? किसके किसके बारे में देखा हमने अभी तक? 3 महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से आ गए हैं? तैलब द्वितीय, जो कि क्या हुआ करते थे? चालुक्य वंश के संस्थापक हुआ करते थे। तैलब द्वितीय के बाद हमने किसके बारे में देखा? सोमेश्वर प्रथम के बारे में देखा। सोमेश्वर प्रथम के बारे में बहुत सारे युद्ध उन्होंने जीते, परमार वंश, कलचुरी वंश, सबसे युद्ध जीते, लेकिन किससे? राजा भोज को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन किससे हारे थे? चोल वंश से हारे थे, है ना। और चोल वंश से हारने के बाद उन्होंने क्या किया? तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद डायरेक्ट हम देख रहे हैं किसके बारे में? विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में। इसके समय में कला एवं संस्कृति का उदय हुआ, क्योंकि इसके समय में कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं चल रही थी। ठीक है, चलो, उसकी राज्यसभा में विक्रमांक देव चरित, देखो ये किताब है, जैसे हमने देखे ना विक्रमांक चरित, तो पूरा नाम क्या आता है? विक्रमांक देव चरित के रचयिता विल्हण तथा मिताक्षरा। बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं 2। तो देखो पहला कौन रह रहा है? इसके दरबारी कवि कौन है? विल्हण। इसके दरबारी कवि कौन है? विल्हण। ठीक है, विल्हण ने कौन सी किताब की रचना की है? विक्रमांक देव चरित। देखो विल्हण और कल्हण में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। इसके दरबार में कौन है? विल्हण। कल्हण की कौन सी किताब है? कल्हण ने भी कोई किताब लिखी थी? कल्हण के बारे में भी हम पढ़े हैं। कल्हण की कौन सी किताब? आप लोगों को भी बताना है कि कल्हण की, कमेंट्स में करके बताओ फटाफट, कल्हण ने कौन सी किताब लिखी थी और किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे भाई? कल्हण। और कौन सी किताब लिखी गई थी? हाँ, राजतरंगिणी। ठीक है, चलो,
है ना। तो इसके दरबार में दो लोग रहा करते थे, कौन कौन, विल्हन, है ना, और मिताक्षरा के लेखक नाम क्या था, ज्ञानेश्वर। कहीं नाम मिलता है, कहीं विज्ञानेश्वर मिलता है, तो आप लोग दोनों ध्यान रखोगे। इसके दरबार में कौन थे, एक थे विल्हन और दूसरे कौन थे, ज्ञानेश्वर नाम मिलता है, या कहीं कहीं क्या नाम मिलता है, विज्ञानेश्वर। तो आप दोनों नाम याद रखोगे, ज्ञानेश्वर या विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर लिख लो तो ज्ञानेश्वर उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। विल्हन इसके कौन थे, राजकवि थे। इसके राजकवि कौन थे, विल्हन इसके राजकवि थे, सबसे इंपॉर्टेंट। तो दो किताबें यहां देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी, एक आ गई विक्रमांक देव चरित और दूसरी आ गई मिताक्षरा। ये मिताक्षरा एग्जाम्स में पूछी गई है, याद रखना, मिताक्षरा एग्जाम्स में पूछी गई है। इसके लेखक कौन है, ज्ञानेश्वर या विज्ञानेश्वर। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। तो अभी तक टोटल हमने कितनी किताब पढ़ ली, 3। कौन कौन सी, पहली कौन सी देखे हमने, कौन सी, मेरुतुंग द्वारा लिखी गई कौन सी किताब, ठीक है। दूसरी किसके द्वारा लिखी गई, विल्हन द्वारा लिखी गई कौन सी किताब, चलो। और तीसरी किसके द्वारा लिखी गई, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है, चलो बहुत बड़ी, मिताक्षरा। इस किताब का भी नाम याद रखोगे, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। विक्रमादित्य 6 कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। सबसे फेमस शासक किसको माना जाता है, विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर प्रथम को, इन दोनों को सबसे इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात कल्याणी के चालुक्य वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। इसकी मृत्यु जैसी हुई है उसके बाद क्या हुआ है, कल्याणी के जो चालुक्य थे इनकी डेथ, मतलब इनकी डेथ नहीं, इनका मतलब पतन होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। विक्रमादित्य षट के पश्चात सोमेश्वर तृतीय चालुक्य वंश का शासक बना। उसे भूलोकमल, भूलोकमल, ठीक है, किस नाम से, भूलोकमल, इस तरीके से याद कर लोगे, भूलोकमल तथा त्रिभुवन मल्ल जैसी उपाधियां ग्रहण की। किसने, सोमेश्वर तृतीय ने भूलोकमल और त्रिभुवन मल्ल नामक उपाधियां धारण की हैं। तो ये दो उपाधियां याद रखोगे, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसकी उपाधियां, ऐसे तो बहुत सारे राजा आए हैं जिन्होंने उपाधियां ग्रहण की, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, ठीक है। फिर भी भूलोकमल और त्रिभुवन मल्ल, ये दो उपाधियां याद रखोगे, किसकी है ये, सोमेश्वर तृतीय की, ठीक है। चलो, तो हमने कौन कौन से राजाओं के बारे में देखा, हमने देखा सबसे पहले तैलप द्वितीय के बारे में। तैलप द्वितीय कौन है, चालुक्य के, कहां के चालुक्य, कल्याणी। इसने अपनी राजधानी क्या रखी थी, मान्यखेत। इसकी राजधानी सेम ही थी, लेकिन इसके बाद से राजधानी क्या हो गई, मान्यखेत से बदलकर कल्याणी, और वहां से इसी वंश का नाम क्या आया है, कल्याणी के चालुक्य। मान्यखेत क्यों नहीं, क्योंकि मान्यखेत तो राष्ट्रकूट की थी, इसे राष्ट्रकूट का वंश मिला, वहीं से इसने अपना वंश शुरू किया। किसने, तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय वगैरह बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, है ना, अलग अलग ट्राइब्स का इसके समय में आक्रमण हुआ है, और ये सारे साक्ष्य मिलते हैं एक किताब से। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, मेरुतुंग के द्वारा, मेरुतंग के द्वारा ये किताब लिखी गई, और किताब का नाम क्या है, चिंतामणि, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हमने देखा तैलप द्वितीय के बाद प्रमुख राजा कौन आता है, सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम के समय की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसने चोल वंश से परेशान होकर, और चोल वंश में कौन सा राजा, राज राजा, ठीक है, राज चोल से परेशान होकर कौन सी नदी में, तुंगभद्रा नदी में क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। कौन सी, किसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है कौन सी, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने देखा सोमेश्वर वैसे बहुत शक्तिशाली राजा था, परमार वंश को हराया, कलचुरी को हराया, परमार के राजा भोज को आत्मसमर्पण, राजा भोज बहुत शक्तिशाली राजा थे उस समय के, है ना, उनको भी आत्मसमर्पण करने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। देखो, आत्मसमर्पण करने पे राजा भोज मतलब उत्तरी भारत वाले, ठीक है ना, उत्तरी भारत में उस समय परमार वंश में राजा भोज। चलो, ये सारी चीज करने के बाद फाइनली चोल से हारने के कारण, ये शर्म के कारण इसने क्या कर लिया, तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर ली, ठीक है। इसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है, सोमेश्वर प्रथम के बाद विक्रमादित्य 6, इसका विवाह, अच्छा ये पॉइंट मेंशन नहीं हुआ है अभी तक, शायद आगे आ जाए। इसका विवाह किसके साथ हुआ था, विक्रमादित्य का विवाह किसके साथ हुआ था, चोल वंश के रानी के साथ हुआ था, ठीक है ना। इसी कारण चोल वंश का युद्ध यहाँ पे क्या हो गया था, रुक गया था कुछ समय के लिए। फिर विक्रमादित्य 6 के समय में 2 दरबारी, वैसे तो दरबारी कवि एक था, नाम क्या था, विल्हन। दरबारी कवि का नाम क्या था, विल्हन, और इसकी किताब का नाम क्या था, विक्रम चरित्रांक या विक्रमदेव चरित्रांक, ठीक है ना, इस तरीके से नाम याद रखोगे। और एक और कवि रहा करता था, नाम क्या था, क्या नाम था, अरे बोलो भाई,
विज्ञानेश्वर या ज्ञानेश्वर, दोनों नाम सही हैं, ठीक है। और इसकी किताब की रचना क्या नाम था? मिताक्षरा, ठीक है ना। इनकी किताब, तो दो किताब याद देखने को मिलती है आप लोगों को, कौन कौन सी? विक्रमदेव चरित्रांक, ठीक है, और दूसरी मिताक्षरा। एक लिखी गई है विल्हण द्वारा, दूसरी लिखी गई मिताक्षरा लिखी गई है किसके द्वारा? चलो, विज्ञानेश्वर द्वारा, ठीक है। तो ये थी किसके बारे में? विक्रमादित्य 6 के बारे में सारी कहानी। फिर इसके बाद हमने देखा सोमेश्वर तृतीय, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोमेश्वर तृतीय की विजयों की अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी, मतलब उसने कोई ऐसे ज्यादा रूल को आगे नहीं बढ़ाया। वह स्वयं एक बड़ा विद्वान था। मानसोल्लास, एक और किताब, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होने वाली किताब का नाम क्या है? मानसोल्लास। तोड़ के पढ़ोगे तभी पढ़ने में बनेगा। मानसोल्लास, ठीक है ना। मान अलग, सोल्लास अलग है, एक ही चीज, लेकिन तोड़ के पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। मानसोल्लास, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? खुद सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। तो एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी किसने? सोमेश्वर तृतीय ने। ये इसने खुद लिखी थी, इसका कोई दरबारी कभी नहीं था, इसने खुद इस किताब की रचना की थी। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया। इस वंश का अंतिम शासक तैल तृतीय, एक्चुअल में सोमेश्वर तृतीय ये कुछ समय के लिए कौन बनता है? तैल तृतीय बनता है। तैलप ही है, ये तैलप ही है। तैलप तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ, सोमेश्वर थर्ड वाली जो चीजें आती हैं उसके समय में क्या हुआ? देखो, जो पूरा राजवंश है वो सोमेश्वर तृतीय पे खत्म हो चुका है, ठीक है। अब सोमेश्वर तृतीय पे खत्म होने के बाद क्या होता है? थोड़े समय के लिए तैलप और उसके पुत्र सोमेश्वर आते हैं, लेकिन लास्ट राजा किसको माना जाता है? सोमेश्वर थर्ड को ही माना जाता है। क्या पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। ऐहोल के मंदिरों का नगर बोला जाता है। मैंने अभी बताया था मंदिरों का राजा या मंदिरों का नगर, एक और नाम से मिलता है ये, मंदिरों का राजा, ठीक है। मंदिरों के राजा के नाम से भी किसको जाना जाता है? ऐहोल को, क्योंकि हमने देखे यहाँ पे ऐहोल में बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों का नगर या मंदिरों का राजा के नाम से जाना जाता है। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वाराह था। वाराह समझते हो? विष्णु भगवान का एक अवतार है वाराह, ठीक है ना। हाँ, तो वाराह था, ठीक है। चलो, है ना। हमने क्या देखा? ऐहोल को क्या बोला जाता है? मंदिरों का नगर या मंदिरों का राजा कहा जाता है। चालुक्य का पारिवारिक चिन्ह क्या था? वाराह था। चालुक्यों के शासन काल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था। इनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी, मतलब हमें यह भी पता चलता है कि इस समय केंद्रीकृत शासन चल रहा था, केंद्रीकृत प्रणाली चल रही थी। सेंट्रलाइजेशन वाज हैपेंड ड्यूरिंग चालुक्यास, मतलब इन्होंने अपनी शक्ति को बांट के रखा था। केंद्र के नीचे भी कोई ऐसी बॉडी थी जो इन सारी चीजों को चला रही थी। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया। ग्राम के अधिकारी को क्या कहा जाता था? गामुंड। कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन ठीक है, प्रशासन के नाम पे एक पॉइंट आ जाता है। चालुक्यों के शासन काल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था, है ना। और इनकी नियुक्ति वगैरह केंद्र द्वारा देखी जाती थी। केंद्र द्वारा देखी जा रही थी, इससे क्या साक्ष्य प्राप्त होता है कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्रणाली चल रही थी। सेंट्रलाइज्ड समझते हो? केंद्रीकृत प्रणाली। समझ में आ रहा है? केंद्रीकृत प्रणाली मतलब किसे कहते हैं? केंद्रीकृत प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड। क्या भारत में केंद्रीकृत प्रणाली है आज? विकेंद्रीकृत है, केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है? हाँ, एक्चुअल में केंद्रीकृत प्रणाली मतलब क्या हो गया? सारी चीजें किसके पास है? केंद्र के पास है। और डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या हो गया? कि आपने अपनी शक्तियों का क्या करके रखा है? बंटवारा करके रखा है, नीचे बांट के रखे अपनी शक्तियों को। पूरी की सारी शक्तियां केंद्र में नहीं रखे हो, है ना। सारी चीजें आपने नीचे कर दी है। नीचे वाली चीजों की नियुक्ति, जैसे अगर हम देखें ग्राम वालों की नियुक्ति ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से हो रही है, नगर निगम, पंचायती राज। स्टेट वालों की नियुक्ति स्टेट से हो रही है, उस स्टेट में चुनाव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सारे काम किसके द्वारा हो रहे हैं? केंद्र द्वारा हो रहे हैं, इसीलिए ऐसा मान लिया जाता है केंद्रीकृत प्रणाली। बस उन्होंने नीचे क्या करके रखे हैं? नियुक्त करके रखे हैं अपने अंडर एक ऑफिसर को, जिसका नाम क्या है? गामुंड नाम है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। तो अंतिम राजा के बारे में भी देखा हमने। वैसे अंतिम राजा किसको याद रखोगे? सोमेश्वर तृतीय, लेकिन कुछ समय के लिए तैलप के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ का भी नाम आ जाता है। तो बस याद रखना, सोमेश्वर तृतीय इस वंश का अंतिम राजा। सोमेश्वर तृतीय की किताब कौन सी है? मानसोल्लास, ठीक है। मान से याद रखना, मान सम्मान, मतलब इसने कोई युद्ध नहीं किया है, ठीक है, इसलिए युद्ध नहीं किया, तो मान सम्मान वहां युद्ध से नहीं है, इसकी किताब से है। तो कौन सी किताब है? मानसोल्लास। इस तरीके से याद हो जाएगा आप लोग।
आप लोगों को कि कौन सी किताब है, मानसोल्लास। तो बेसिकली अभी तक हम देखें तो हमने कितनी किताबों के बारे में पढ़ लिया। किताबों के बारे में कौन सी किताब हो गई, सबसे पहली किताब कौन सी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, मेरुतंग द्वारा एक किताब लिखी गई थी। किताब का नाम क्या था, बताओ एक एक करके, क्या नाम था किताब का, प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, क्या नाम था, प्रबंध चिंतामणि। चिंतामणि, ठीक है। चलो, मेरुतंग द्वारा लिखी गई थी, मेरु है ना। दूसरी किताब कौन सी देखी हमने, विल्हन द्वारा। मेरुतंग के बाद किसके द्वारा, विल्हन द्वारा। ठीक है, किताब का नाम क्या था, बताओ किताब का नाम, विक्रमादेव चरित्रांक। ठीक है, विक्रमादेव चरितांक। ठीक है, विक्रमादेव चरितांक। तीसरी किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, बताओ भाई, पीछे से बताओ। विज्ञानेश्वर या ज्ञानेश्वर, दोनों नाम याद रखना। हम विज्ञानेश्वर अगर लिखेंगे तो ज्ञानेश्वर याद रहेगा, इसलिए विज्ञानेश्वर। ठीक है ना। विज्ञानेश्वर की किताब का नाम क्या था, मिताक्षरा। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, मिताक्षरा। ठीक है, चलो। चौथी किताब हमने अभी अभी देखे, किसके द्वारा लिखी गई, सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखी गई। और ये सोमेश्वर तृतीय द्वारा किताब का नाम क्या था, मानसोल्लास। मानसोल्लास, ठीक है, इसके द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या था, मानसोल्लास। चालुक्य वंश से संबंधित ये 4 किताब आप लोगों को याद रखनी है ना। और चारों किताब अलग अलग राइटर्स द्वारा है, तो ये चारों किताब का नाम याद रखोगे। दक्षिण भारत में किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को 1-2 क्लास के बाद और ये वंश कंप्लीट हो जाएगा, एक लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें सारी की सारी हम क्या लिखेंगे, केवल और केवल किताबें, पूरी प्राचीन भारत की किताबों के बारे में लिखेंगे, चाहे किसी भी वंश की हो। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कौन सा वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश, चालुक्याज ऑफ कल्याणी। क्लियर हुआ। और इसके बाद जो चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो कौन सा शुरू हो जाता है, चोल वंश। याद आ रहा है कि मतलब कल्याणी के चालुक्य पढ़ लो या चोल पढ़ लो, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, चोल पढ़ा था। और चोल के ही समय में कौन है, कल्याणी के चालुक्य हैं। ठीक है, अब चोल वंश बहुत लंबे समय तक रहते हैं, करीब 1297-1279 एडी तक रहते हैं। लेकिन अगर इनका वंश देखोगे तो इनका वंश 1200 के समय में क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इनका वंश कब खत्म हो चुका है, 1200 के समय में खत्म हो चुका है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो बेसिकली हमने कितने बार लोगों के बारे में देखा है, 4 राजाओं के बारे में ही पढ़ा है। 4 महत्वपूर्ण राजा ही हैं, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था। 4 महत्वपूर्ण राजा थे, वो बीच में करीब 17-18 राजा हैं, सारे के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे। हमने तो गुप्त वंश में भी सारे राजाओं के बारे में नहीं पढ़ा। पहले का जो गुप्त वंश थे, जो इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में पढ़ा था। फिर बाद वाले में तो भानुगुप्त और श्रीगुप्त, नरगुप्त, ठीक है, इन सारे गुप्त वंश के बारे में भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। इसी तरीके से मुगल सल्तनत में भी जब जाओगे तब भी आप लोग को सारे मुगल सल्तनत के बारे में तो नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग के है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और उसके औरंगजेब के बाद जो राजा आते हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए उन लोगों के बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा देखना रहता है। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, याद हो गई होंगी, याद हो रही हैं, क्लियर है। सबसे पहला राजा कौन था, तैलप द्वितीय। राजा किसको हराया था, सोमेश्वर। दिमाग लगाओ और बताओ, कांची कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, सोच के बताना, किसने, पुलकेशिन। कौन से राजवंश का था, चालुक्य। कहां के चालुक्य, पक्का। चलो, अच्छा, किसको हराया था, महेंद्र वर्मन। कहां का था, पल्लव। देखो बहुत कंफ्यूजन है ये हर जगह, क्योंकि उसी क्षेत्र में कभी कोई है कभी कोई है, और ये एक बार में क्लियर किसी को नहीं होगा। ठीक है, वो तो अपन क्लास में कर ले रहे हैं, तो ये चीज याद हो जा रही है। इसको आप लोगों को 4-5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। एक A4 साइज पेपर आड़ा कर लो, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से लो उसको, और सारे राजवंशों को एक ही A4 साइज पेपर में लिखो, सारे राजाओं के नाम स्टार्टिंग, और उनके बारे में 2-2 शब्द, उन्होंने जो जो चीज की है। ठीक है ना, इस तरीके से एक A4 साइज पेपर लो, उसको बांट लो अलग अलग तरीके से, है ना। और केवल आपको चेर चोल पांड्य के बारे में नहीं, ये जो यहाँ कंफ्यूजन वाली चीज आती है, कंफ्यूजन वाली चीज किसमें आती है, वतापी के चालुक्य। कहां के, वतापी वाले लिखो। वतापी के ही बाद उसी क्षेत्र में कौन आए हैं, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट आए हैं, और राष्ट्रकूट के बाद उसी क्षेत्र में कौन आए हैं फिर से, कल्याणी के चालुक्य। कहां के, कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, और दूसरा कंफ्यूजन आती है चोल, है ना,
और फिर पल्लव, है ना, और फिर क्या आए हैं, चोल। तो बेसिकली हमें पहले वाले जो चोल है उनमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो चेर चोल पांड्य एकदम अलग ही तरीके से देखे थे हमने, उनके एक एक राजा इंपॉर्टेंट थे, क्या क्या चीज एम्बलम क्या इंपॉर्टेंट थी, कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट थी, वो एकदम अलग देखें। तो ये कुछ वंश है जो अक्सर क्या क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो यही 5 राजवंश हैं जिनके बारे में हमने अलग से देखा है, क्लियर है। तो इन सारे के बारे में एक साथ लिखो। वकाटक भी एकदम अलग थे, बिंदी शक्ति वगैरह, उन्होंने उस समय कुछ इतनी खास चीज नहीं की है, इनसे आपस में कोई लड़ाई वड़ाई वाली चीज हमको देखने को नहीं मिलती। यही है जो आपस में लड़ते भिड़ते रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आया। वातापी के चालुक्य किससे लड़ाई किए हैं, पल्लव वंश से। देखो समझ में आ रहा है ना, वातापी के चालुक्य किससे लड़े हैं, पल्लव वंश से। किससे लड़े हैं, पल्लव वंश से, इन वालों से लड़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कौन आ गया है, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट किससे लड़े हैं, पल्लव, एंड वाले पल्लवों से और स्टार्टिंग वाले चोल से। फिर इनको हटा के कौन आ गया है, कल्याणी, है ना। तो अब चोल लोग बेचारे इनसे लड़ ही रहे थे राष्ट्रकूट से, कि कल्याणी ने मौका देख के हटा दिया और कौन सा वंश आ गया, कल्याणी। तो अब कल्याणी की लड़ाई किससे शुरू हो गई, चोल वंश से, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक करो, एक पेपर में सारे राजाओं के बारे में लिखो। जैसे हम लिख रहे हैं वातापी के राजा, तो वातापी के राजाओं के बारे में सारा लिखो, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इससे लड़ाई हुई, ऐसा 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 ऐसा, एक पूरा फ्लो चार्ट बनाओ, तब जाके ये सारी चीजें क्या होंगी, माइंड में क्लियर होंगी। जैसे हम यहाँ पल्लव राजा में पहुंच गए, तो सब जितने भी राजा हुए, महेंद्र वर्मन, नरवर्मन, नरसिंह वर्मन, जितने भी, ठीक है। और किसने किसको, पुलकेशिन कहाँ का है, कौन सा है पुलकेशिन द्वितीय ने। अच्छा, कांचीकोंड हमने देखे। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की, ठीक है ना, कौन से वंश का था, सिंह वर्मन और सिंह विष्णु, कौन है, हाँ देखो हो रहा है ना कंफ्यूजन, होगा। जब तक रिवीजन नहीं करोगे ये चीज एक बार में याद होने वाली नहीं है, किसी को भी नहीं याद होने वाली, कोई भी पढ़ रहा है तो। ये सारी चीज आप लोग पहली बार ही पढ़ रहे होगे, और ये सब किताब से पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन है। एटलीस्ट अब आप लोगों को ये क्लियर है कि इन लोग कौन कौन से क्षेत्र में आए थे, तो अब क्षेत्र वाली चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सीक्वेंस वाली चीज भी क्लियर हो गई होगी। राजा के नामों का सीक्वेंस आप लोगों को कैसे याद होगा, या तो 10 बार 20 बार मैं ही याद करवाऊं, या फिर आप लोग घर में याद करो। एक बार हमने देख लिए, इसको घर में जितने बार आप लोग रिवीजन करोगे उतने बार चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ये जरूर बना के लाना, ये आप लोगों के लिए समझ लो होमवर्क है। कल आप लोगों को सबको एक A4 शीट में ये चीज बना के लानी है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से समझ लो क्या है, ये एक होमवर्क है। आप लोग A4 शीट में 5 राजवंश लिखोगे, ठीक है। कौन कौन से, केवल इतने ही लिखना, वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी, है ना। और पहले लिखोगे पल्लव और उसके बाद चोल, बाद वाले चोल, ठीक है। पहले वाले चोल का तो कंडीशन सारी की सारी क्या थी, अलग थी। तो यहाँ पे हमारा दक्षिण भारत का राजवंश कंप्लीट हो जाता है। दक्षिण भारत के राजवंश में इसके अलावा आप लोगों को और कोई वंश नहीं पढ़ना है। अब आपके बच गए छोटे मोटे राजवंश, जो कि गुर्जर प्रतिहार हो गए, पाल वंश हो गए, है ना। थोड़ा सा परमार वंश के बारे में भी जान लेंगे, थोड़ा सा परमार वंश के बारे में भी देख लेंगे। राजा भोज वाली चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।